नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बख्शी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। आपको सारे जो नोट्स हैं वो मिल सकें, इसलिए हमारी टीम ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसके माध्यम से आपको सारे नोट्स पहुंचाए जाएंगे। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करते हुए हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि सारे नोट्स आपको वहां से उपलब्ध करवाए जा सकें। चलिए दोस्तों, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हमने पढ़ा था देखते हैं। दोस्तों, हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 1756 तक हमने पढ़ा था। 1756 में हम बात कर रहे थे एक घटना की। ये घटना किसके संबंध में है? ये घटना संबंध में है बंगाल के शासक के। बंगाल की हम लोग बात कर रहे थे और बंगाल का शासक उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 1756 में बंगाल में कौन नवाब बनता है, शासक कौन बनता है? सिराजुद्दौला बनता है। सिराजुद्दौला जो है, इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है सिराजुद्दौला को, वो परेशानी किससे होती है? अंग्रेजों से होती है। सिराजुद्दौला को परेशानी होती है किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से सिराजुद्दौला को क्यों परेशानी होती है? सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से परेशानी होने का सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से परेशानी होने का सीधा सीधा कारण ये था क्योंकि मैंने आपको बताया था अंग्रेज जो है उन्होंने हुगली जो था वहां पे अपना क्या करा हुआ था? व्यापार स्थापित किया हुआ था। और हुगली नामक जगह पे अंग्रेज जो है वो अपनी सैन्य शक्ति को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे। और ये सैन्य शक्ति का बढ़ना जो है ये किसको परेशान कर रहा था? बंगाल के शासक को परेशान कर रहा था। यहां तक हमने कल पढ़ा था दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हुगली वाले क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू किया, इससे समस्या किसको आई? इससे प्रॉब्लम किसको हुई? सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों से पूछा कि भाई आप यहाँ अपनी सैन्य शक्ति क्यों बढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि हमने कल जिक्र किया था, अंग्रेजों ने जवाब दिया कि हम अपनी सैन्य शक्ति इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पांडिचेरी में, जिसको आज हम पुदुचेरी भी कहते हैं, फ्रांस में कौन शासन कर रहा है? पांडिचेरी में कौन शासन कर रहा है? फ्रांस के लोग शासन कर रहे हैं। और अंग्रेजों ने कहा कि हमें डर है कि कहीं फ्रांस के लोग भविष्य में हमारे बंगाल पे यानी हमारे इस व्यापारिक ठिकाने पे कभी आक्रमण नहीं करें, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए आपका जो ये फोर्ट है, कौन सा फोर्ट बताया था दोस्तों? मैंने फोर्ट का जिक्र किया था, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इस फोर्ट विलियम की क्या कर रहे हैं? घेरेबंदी कर रहे हैं। लेकिन सिराजुद्दौला को ये जो बात है वो सही नहीं लगी। इसलिए दोस्तों ये बात है 20 जून 1756 की। कब की बात है दोस्तों? 20 जून 1756 की। 20 जून 1756 को बंगाल का नवाब या बंगाल का शासक कौन? सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला क्या करता है? आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है दोस्तों? फोर्ट विलियम पे। जैसे कि मैंने आपके सामने जिक्र किया था, मैंने कहा था कि फोर्ट विलियम नामक जो जगह है, इस जगह की जो जिम्मेदारी दी गई थी, इस जगह की जो जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो एक व्यक्ति के पास थी और उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉलवेला। उस व्यक्ति का नाम क्या था? हॉलवेला। और जैसे ही सिराजुद्दौला ने यहाँ अटैक किया, तो नॉर्मल सी बात है, अटैक किया होगा तो सिराजुद्दौला का सामना कौन करेंगे? हॉलवेला सामना करेंगे। अब हुआ यूं दोस्तों कि वैसे तो अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति को काफी यहाँ बढ़ाया था, काफी सैन्य शक्तियां बढ़ाई थी फोर्ट विलियम नामक स्थान पे, या यूं कह दूं कि इस बंगाल के क्षेत्र में। लेकिन जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया, संयोग रहा कि इस फोर्ट विलियम नामक स्थान पे ज्यादा सेना अंग्रेजों की नहीं थी। और इसका परिणाम ये आया कि कुछ सैनिक जो थे, जो बहुत कम संख्या में थे, सिराजुद्दौला की बहुत विशाल सेना ने यहाँ आक्रमण किया था। जो सैनिक थे अंग्रेजों के, कुछ सैनिक जो है समुद्री रास्ते के माध्यम से भाग गए, और कुछ जो सैनिक मौजूद थे, हॉलवेला जैसे जो लोग मौजूद थे, उन्होंने यहाँ से क्या करा? एक संघर्ष करा। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और परिणाम ये आया कि यहाँ हॉलवेला जो है इनको हारना पड़ा। हॉलवेला को क्या करना पड़ा? हारना पड़ा, या हॉलवेला को यहाँ क्या कर दिया? हरा दिया। और सिराजुद्दौला की सेना ने क्या करा?
इस जो फोर्ट था, ये फोर्ट विलियम के ऊपर क्या कर लिया, कहीं ना कहीं अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है दोस्तों, मैंने कल भी जैसे आपके सामने जिक्र किया था, मैंने कहा इस घटना को ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, काल कोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना जो है, इस घटना ने हमारी पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया था, क्योंकि इस घटना के बाद ही दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध कौन सा हुआ, पलासी का युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो हमारी राज व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं किसके अधीन आई थी, मैं कह सकता हूं ब्रिटिश सरकार के अधीन आई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों महत्वपूर्ण युद्धों के बाद ही अपना आधिपत्य हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर स्थापित किया था। अगर फोर्ट विलियम की बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको कहा कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का शासक था, वो अटैक करता है कहां, फोर्ट विलियम पे। फोर्ट विलियम कहां था, बंगाल में था, अंग्रेजों ने बनवाया था। फोर्ट विलियम पे आक्रमण करने का कारण था क्योंकि वहां पे लगातार अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे। और इस सैन्य शक्ति को बढ़ाने से कौन नाराज था, सिराजुद्दौला नाराज था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा था कि आप फोर्ट विलियम पे क्या नहीं करें, अपने सैन्य क्षेत्रों को नहीं बढ़ाएं, सैनिक जो संख्या है सैनिकों की उसको नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने जवाब दिया कि हम लोग अपने सैनिकों की इसलिए यहाँ पे संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें किससे डर है, फ्रांस के लोगों से डर है, जो कि पांडिचेरी में या वर्तमान पुदुचेरी में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। और अगर ये आक्रमण करेंगे तो हमारी सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्ट विलियम के चारों तरफ घेरेबंदी कर रहे हैं या हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई, इसलिए 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या करा, फोर्ट विलियम पे आक्रमण करा। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि फोर्ट विलियम में जितने भी लोग थे उनको बंदी बना लिया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है यहाँ पे दोस्तों कि इस फोर्ट विलियम में अंग्रेजों ने एक क्या बनाया हुआ था, तहखाना बनाया हुआ था, या मैं इसको जैसे कि हमने कल जिक्र किया था, इसको आप ब्लैक हॉल भी कह सकते हैं और इसको आप काल कोठरी भी कह सकते हैं। अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अंग्रेजों के पास जो बंदी होते थे या अंग्रेजों के पास जो कैदी होते थे, कैदियों को रखने के लिए काल कोठरी बनाई हुई थी। कहा जाता है, इसका विवरण जो मिलता है वो कहा जाता है कि ये एक तहखाना था, जमीन के अंदर बना हुआ था। इसकी जो लंबाई थी वो 18 फीट थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 14 फीट थी। चौड़ाई 14 फीट और लंबाई 18 फीट। और ये क्या था, एक कैद खाना आप कह सकते हैं, तहखाना आप कह सकते हैं, इसको काल कोठरी भी कह सकते हैं। और कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने जितने भी लोग सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम में मिले, जो इनका अधीन आए, लगभग कहा जाता है 146 लोगों को, कितने लोगों को, लगभग 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, बंदी बना लिया। कहां बंदी बनाया, इस काल कोठरी में बंदी बनाया। और कहा जाता है दोस्तों, ये बात कब की है, जून 1756 की। और जून 1756 जून की बात हो रही है। और जून के महीने में अगर मैं बात करूं भारत में, तो सूर्य यहाँ पे सीधा चमकता है कर्क रेखा के ऊपर, बंगाल के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इतनी गर्मी थी दोस्तों यहाँ पे कि इन 46 लोगों में से रात के समय में इनको रात रखा गया था यहाँ पे तहखाने में या कैद खाने में। रात के समय में लगभग 123 लोगों की मौत हो गई और जिंदा जो बचे वो केवल और केवल कितने लोग बचे, 23 लोग जिंदा बचे दोस्तों। 23 लोग यहाँ पे जिंदा बचे थे। लगभग 123 लोगों की क्या हो गई, यहाँ पे मौत हो गई। कहाँ मौत हो गई, इस काल कोठरी में। इसी घटना को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक हॉल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस घटना के बाद अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला से बहुत नाराज हुए। एक अधिकारी थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या नाम था, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को जब ये पता लगा कि सिराजुद्दौला नाम का शासक है, उसने इस तरीके की कुछ घटना को अंजाम दिया है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि इस ब्लैक होल की घटना का जो मैंने जिक्र किया है, कुछ इतिहासकार जो हैं इस घटना को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये घटना केवल और केवल काल्पनिक घटना है, ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इस घटना के बारे में अपनी सहमति बताते हैं। इस घटना से हमें कोई विशेष इतना कोई महत्व इस घटना का नहीं है, लेकिन महत्व क्या है कि इस घटना के बाद पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल गई। कैसे बदली वो हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। आप इसको कह सकते हो, क्लाइव आप कह सकते हो। क्लाइव उस समय कहाँ था, क्लाइव उस समय
मद्रास में था। और क्लाइव को जैसे पता चला कि सिराजुद्दौला ने इस तरीके से, इतने बर्बर तरीके से इतने लोगों को मार दिया, यानी इतने लोगों की हत्या कर दी गई सिराजुद्दौला के माध्यम से, इतने बुरे तरीके से मारा गया, तो लॉर्ड क्लाइव ने सोचा कि अब तो क्या करेंगे, बंगाल के ऊपर आक्रमण करेंगे, बंगाल के ऊपर आक्रमण करेंगे। और अंग्रेजों ने यहाँ पे सिराजुद्दौला के खिलाफ सैन्य अभियान करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी और इसमें ये कामयाब भी रहे। हुआ यूं, बंगाल पे आक्रमण करने की नीति अंग्रेजों ने कब बना ली थी? 1756 में ही। कौन सी घटना के बाद? ब्लैक हॉल की घटना के बाद। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ सिराजुद्दौला के ऊपर, या यूं कह दो बंगाल के ऊपर, वो आक्रमण हुआ 1757 में। कब हुआ? 1757 में। दोस्तों घटना है 23 जून 1757 की, 23 जून 1757। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष था दोस्तों। मैंने कहा इस युद्ध के बाद, या इन दो युद्ध हुए थे, इन दो युद्धों के बाद पूरी की पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं किसके अधीन आ गई थी? अंग्रेजों का अधीन आ गई थी, बंगाल वाले क्षेत्र की। और इसके बाद पूरा का पूरा आपको जो है हमारी व्यवस्थाओं में चेंज देखने को मिलेगा, किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा वो हम पढ़ते हैं। मैंने कहा दोस्तों जून 1757 की बात है। जून 1757 में सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण किया गया। सॉरी 1754 लिख दिया मैंने, 1757। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला के ऊपर एक जगह थी पलासी, सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण किया गया और युद्ध हुआ। किसके बीच युद्ध हुआ? सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। और सामने कौन थी? अंग्रेजी सेना थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। मैंने कहा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज अधिकारी क्लाइव। याद रखिएगा दोस्तों 23 जून 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था। इस युद्ध में हार कौन गया था? सिराजुद्दौला हार गया था। और हारने का कारण था सिराजुद्दौला का एक सेनापति, सिराजुद्दौला का एक सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। और कहा जाता है कि मीर जाफर चाहता था कि वो बंगाल का क्या बने? नवाब बने। लेकिन बंगाल का नवाब कौन था उस समय? बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। जैसे ही मीर जाफर को इस बात का पता चला कि अंग्रेज बहुत नाराज हैं सिराजुद्दौला से, अंग्रेज क्या करेंगे? अटैक करेंगे सिराजुद्दौला के ऊपर, उसी समय में कहा जाता है कि मीर जाफर किसके साथ मिल गया? अंग्रेजी सेना के साथ मिल गया। और अगर किसी सेना का सेनापति ही किसी दूसरे विरोधी के साथ मिल जाए तो संभवतः यही है कि हार किसकी होगी? उसी की हार होगी जिसका सेनापति दूसरे सेना के साथ मिला है। तो यहाँ सिराजुद्दौला हार गए थे और कहा जाता है कि सिराजुद्दौला यहाँ से चले गए थे कहीं। और बाद में कहा जाता है कि मीर जाफर जो है इनके बेटे थे, इनका पुत्र था जिसका नाम था मीरन। क्या नाम था? मीरन। और मीरन ने क्या करा था? हत्या कर दी थी। मीरन ने क्या कर दिया था? मीरन ने हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अगर मैं कहूं दोस्तों, दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि 23 जून 1757 को लड़ा गया पलासी का युद्ध, लड़ा गया पलासी का युद्ध जो है एक निर्णायक युद्ध था। किसके लिए? बंगाल के नवाब के लिए, या मैं कह दूं अंग्रेजी प्रशासन की स्थापना के लिए बहुत ही निर्णायक युद्ध था। क्योंकि यहाँ पे 1757 के बाद बंगाल जो था, बंगाल की व्यवस्थाओं को, बंगाल की व्यवस्था को चाहे बनाना हो चाहे बिगाड़ना हो, वो हालांकि किसके हाथों में था? मीर जाफर के हाथों में आ गया था। क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद किसको शासक बना दिया गया था? शासक मीर जाफर को बना दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये मीर जाफर जो था इसको किसके अंडर काम करना पड़ता था? किसके अधीन काम करना पड़ता था? अंग्रेजों के अधीन। अंग्रेजों की बात इसको माननी पड़ती थी। इसका मतलब कि 1757 के पलासी के युद्ध के बाद बंगाल की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़ना या उसको बनाना पूर्ण रूप से किसके हाथों में आ गया था? अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, हुआ यूं कि मीर जाफर जो कि शासक बना, कब बना? 1757 में। 1757 से लेकर लगभग 1760 तक, 1757 से लेकर 1760 तक यहाँ शासन कौन करता रहा? यहाँ शासन करता रहा मीर जाफर। लेकिन 1760 में मीर जाफर ने क्या करा? मीर जाफर का एक दामाद था, मीर जाफर का दामाद था, उसका नाम क्या था? मीर कासिम। मीर
कासिम, मीर कासिम को बंगाल के नवाब की गद्दी सौंप दी, यानी बंगाल के शासन व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप दी गई? मीर कासिम को। कब सौंप दी गई? 1760 में। और जैसे ही 1760 में बंगाल के शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी मीर जाफर ने किसको सौंपी? मीर कासिम को, जो कि क्या था? मीर जाफर का दामाद था। तो हुआ यूं दोस्तों कि मीर कासिम जो है वो चाहता था कि वो एक स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करे। क्या करे? स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करे। और स्वतंत्र शासक की तरह अगर मीर जाफर को कार्य करना है तो जाहिर सी बात है ये चाहता था कि उसकी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों की कोई दखलंदाजी नहीं हो, अंग्रेजों की दखलंदाजी नहीं हो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने ही किसको शासक बनाया था? मीर जाफर को शासक बनाया था। अंग्रेजों ने ही किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। कुछ समय बाद मीर कासिम जो है 1760 से लेकर कुछ समय तक अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करता रहा, अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करता रहा दोस्तों। तो हुआ यूं कि 1763 में अंग्रेजों ने क्या करा? अंग्रेजों ने पद से हटा दिया। किसको पद से हटाया? अंग्रेजों को अंग्रेजों ने पद मुक्त कर दिया। किसको पद मुक्त करा भाई? पद मुक्त कर दिया मीर कासिम को। और जैसे ही मीर कासिम को पद मुक्त कर दिया गया, अब नॉर्मल सी बात है कि मीर कासिम क्या हो जाएगा? मीर कासिम नाराज हो जाएगा। किससे नाराज होगा? मीर कासिम अंग्रेजों से नाराज हो जाएगा। अब मीर कासिम क्या हो गया? अंग्रेजों से नाराज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ एक संघर्ष होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है? एक युद्ध होने वाला है। किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और मीर कासिम के बीच में। अब मीर कासिम को लगता था कि उसे क्या करना चाहिए? अंग्रेजों के साथ एक संघर्ष करना चाहिए, एक युद्ध करना चाहिए दोस्तों। लेकिन मीर कासिम को पता था कि वो इतना मजबूत शासक नहीं है कि वो अंग्रेजों को हरा दे। इसलिए मीर कासिम ने क्या करा? अपने कुछ आसपास के शासकों से सहयोग मांगा। कौन से शासकों से सहयोग मांगा वो भी हम बात करते हैं। देखिए हुआ यूं था, जैसे कि मैंने पहले बात करी थी, भारत का ये दक्षिण हिस्सा जो है यहाँ की बात करी थी, और मैंने आपको कहा था कि ये जो जगह है यहाँ पे किसका शासन था? दिल्ली में मुगलों का शासन था, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था यहाँ किसका शासन था? बंगाल का। और बंगाल के आसपास यहाँ एक जगह है अवध। अब हुआ क्या कि मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने इन 3 शासकों से सहयोग मांगा अंग्रेजों के विरोध में। कितने शासकों से? 3 शासकों से। पहला जो है वो किससे मांगा? एक तो वो खुद ही थे, मीर कासिम खुद ही थे। 2 अन्य शासकों से सहयोग मांगा। किससे? एक तो अवध के शासक से, दूसरा किससे? दिल्ली के शासक से। दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? उस समय दिल्ली में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। और अवध में जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे शुजाउद्दौला। कौन शासन कर रहे थे? शुजाउद्दौला। ये दोनों के दोनों वो शासक थे, शुजाउद्दौला व शाह आलम, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरोध में थे। जैसे ही मीर कासिम ने कहा कि आप मेरा अंग्रेजों के साथ लड़ने में क्या करें? सहयोग करें, तो इन दोनों राजाओं ने, शुजाउद्दौला ने व शाह आलम द्वितीय ने किसका सहयोग किया? मीर कासिम का सहयोग किया। और जैसे ही सहयोग किया, इन तीनों राजाओं की सेना के मध्य, अंग्रेजी सेना के मध्य एक युद्ध होता है। कब युद्ध होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। इनके सहयोग से मैंने कहा कौन कौन से शासकों के बीच युद्ध था? मीर कासिम व इसके 2 सहयोगी शासक कौन कौन? शाह आलम द्वितीय व अवध के राजा शुजाउद्दौला। मीर कासिम वर्सेस अंग्रेजों के मध्य व मीर कासिम के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। कौन सा युद्ध दोस्तों? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों कि मीर कासिम ने 2 अन्य शासकों से सहयोग मांगा है, 2 अन्य शासकों से सहयोग मांगा है, तो विजय किसकी होगी? मीर कासिम की होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 शासक मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन वहाँ कौन लड़ रहा था? अकेली अंग्रेजी सेना लड़ रही थी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस बक्सर के युद्ध में विजयी जो रहा, एक बार फिर से कौन विजयी रहा? अंग्रेज फिर से इस युद्ध को जीत गए। और याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार हुआ था कि 3 शासक मिलकर एक साथ लड़े हों और इतने बड़ी सेना के साथ ही वो हार गए हों।
और इतनी बड़ी सेना को हराने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय अंग्रेजी जो सेनापति था, अंग्रेज सेनापति जो था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। यानी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सन 1764 में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को क्या कर दिया? हरा दिया। मीर कासिम को हरा दिया। और मीर कासिम के साथ साथ किसको हरा दिया दोस्तों? मीर कासिम के साथ साथ शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय को हरा दिया। अब हुआ क्या? जैसे ही बक्सर के युद्ध में तीनों शासक जीते हैं। अब जीतने के बाद क्या होता है? जीतने के बाद तो समझौता होता है, संधि होती है। वैसा ही कुछ हुआ। 1765 में एक संधि होती है। किसके बीच? इन तीनों शासकों के बीच और अंग्रेजों के बीच 1765 में एक संधि की जाती है। 1765 में एक संधि करी जाती है और इस संधि का जो जिक्र हमें मिलता है नाम से मिलता है। कौन सी संधि के नाम से? इलाहाबाद की संधि के नाम से 1765 में एक संधि करी गई। इस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। ये संधि किसके मध्य हुई? मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम। क्योंकि इन तीन क्षेत्रों को 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में किसने जीत लिया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि जैसे हुई, इलाहाबाद की संधि में एक समझौता किया गया। समझौता ये करा गया, संधि ये करी गई कि आज के बाद यानी 1765 के बाद तीन जो जगह है, कौन कौन सी? बंगाल, बिहार व उड़ीसा। बंगाल, बिहार व उड़ीसा। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बक्सर है वो वर्तमान में बिहार में ही है, बिहार का ही ये क्षेत्र है। बंगाल, बिहार व उड़ीसा। बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों पे आज के बाद मतलब 1765 के बाद इन तीनों क्षेत्रों पे आज के बाद दीवानी अधिकार जो होंगे वो किसके होंगे? अंग्रेजों के। यानी अंग्रेज इन तीनों क्षेत्रों से क्या ले सकते हैं? दीवानी, यानी मैं कह सकता हूं कर यानी टैक्स ले सकते हैं। यानी 1765 की संधि के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी जो व्यवस्थाएं थी या अंग्रेज जो थे उनको कहीं दीवानी अधिकार दिया गया। कौन सी संधि के माध्यम से दिया गया? 1765 की इलाहाबाद की संधि के माध्यम से दिया गया। और जैसे ही 1765 में दीवानी अधिकार दिया, अब दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा सबसे पहले 1756 की बात करें, ब्लैक होल की घटना की बात करें, उसके बाद 1757 की पलासी के युद्ध की बात करें, उसके बाद मैं अगर बात कर लूँ 1764 के बक्सर के युद्ध की बात करूं। अब दोनों जो बड़े बड़े युद्ध हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन कौन से? पलासी व बक्सर। दोनों के दोनों युद्ध कौन हारे थे? भारतीय राजा हारे थे। यानी कहने का मतलब जो संधि थी, ये संधि कहीं ना कहीं किसके लिए एक खतरनाक संधि थी? भारतीय राजाओं के लिए। अंग्रेजों को पता था कि अब अगर भारतीय राजा हमारे साथ संधि समझौता करने जा रहे हैं तो ये अपनी खुशी से नहीं कर रहे या उनके वो ताकतवर हैं इसलिए नहीं कर रहे, वो संधि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हारे हैं। और अंग्रेजों को पता था हम अपनी मनमर्जी से अब यहाँ जितना भी टैक्स ले सकते हैं वो लेने में सक्षम हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब दोस्तों हुआ यूं कि जैसे ही 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या मैं कह दूँ कि दुगुना कर वसूलना शुरू करा। कितना कर वसूलना शुरू करा? दुगुना कर वसूलना शुरू करा। लेकिन दुगुना कर वसूला ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो गड़बड़ हुई, सबसे बड़ी जो दिक्कत आई, वो दिक्कत ये आई दोस्तों कि दुगुना कर जो है ना वो कंपनी वसूलती थी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी मुख्य रूप से कंपनी को उसका फायदा नहीं होने देते थे। यानी एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ, हुआ इस तरीके से था कि अगर 200% कर लिया जा रहा है, अगर 200% कर लिया जा रहा है तो कम से कम 150% जो कर था वो तो कंपनी के कौन रख लेते थे? कर्मचारी ही रख लेते थे। 150% कर कौन रखता था? कर्मचारी ही रख लेते थे। और कंपनी के पास जो कर बचता था कहीं ना कहीं कितना बचता था भाई? 50% ही बचता था। अब दोस्तों अगर ये कंडीशन रहेगी, यानी कहीं अगर 200 रुपये कंपनी का व्यापार कमा रहा है और 200 रुपये में से 150 रुपये उसके कर्मचारी खाए जा रहे हैं, 50 रुपये किसको फायदा हो रहा है? कंपनी को। तो जाहिर सी बात है कंपनी नुकसान में जाएगी और कंपनी नुकसान में गई भी। हुआ ये कि 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी की यह हालत हो गई थी कि 1772 में जो आपकी EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या हो गई? दिवालिया हो गई। EIC क्या हो गई? दिवालिया हो गई। अब जैसे ही EIC दिवालिया हुई
तय सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है कि दिवालिया होने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही 1772 में ये कंपनी अपने कर्मचारियों की वजह से जो धोखाधड़ी कर रहे थे कंपनी के साथ, जो गड़बड़ी कर रहे थे, गड़बड़ियों की वजह से कंपनी जो है 1772 में दिवालिया हुई। तो दिवालिया होने के बाद कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कहाँ जाते हैं, कंपनी के कर्मचारी ब्रिटेन जाते हैं, कंपनी के कर्मचारी ब्रिटेन जाते हैं। और ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन जाने के बाद वहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ को जानकारी देते हैं कि भैया हमारी जो कंपनी है वो भारत में किसी वजह से क्या हो गई, फेल हो गई, कंपनी हो गई है फेल। अगर आपको कंपनी को चलाना है, अगर कंपनी को चलाना है तो कंपनी चलाने के लिए हमें क्या दे दीजिए, ऋण दे दीजिए। क्या दे दीजिए? ऋण दे दीजिए। अगर कंपनी को चलाना है तो हमें ऋण दे दीजिए, अन्यथा कंपनी को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लॉर्ड नॉर्थ जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको इस बात का जैसे ही पता लगा, उनके दिमाग में एक बात आई कि जो कंपनी 1600 से यानी 1613 से भारत में व्यापार कर रही है, 1772 तक उसने व्यापार किया, 1772 के आसपास अचानक उसके दिवालिया होने की घटना सामने आई है, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि कंपनी जो है वो दिवालिया कैसे हुई होगी, अपने व्यापार की वजह से, व्यापार न होने की वजह से दिवालिया हुई होगी। तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या करा, इस गड़बड़ी की जांच करवाने के लिए उनको लगा कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम है सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी, याद रखिएगा दोस्तों, सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी कब बनाई गई थी? 1772 में, 1772 में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, हमारी टीम ने क्या करा है, एक टेलीग्राम चैनल बनाया है ताकि आपको क्या दिया जा सके, और ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध करवाया जा सके। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन पे जाके आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कल के वीडियो के लिए। आपने इतना सारा हमें सहयोग दिया, धन्यवाद।